प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज इस 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हिंदी के गद्य खंड में आप लोगों को यह प्रकरण में भाषा और आधुनिकता जो पाठ है और लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के संबंध में बताया जाएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की संक्षिप्त जीवन परिचय से कि आप देखेंगे कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आप दक्षिणी भारत अर्थात आंध्र प्रदेश के वेलूर और बत्तुलपल्ली, जिसको वेलूर या आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत की तरफ जो आंध्र प्रदेश है वहीं इनका जन्म हुआ था। कार्य क्षेत्र विशेष रूप से यह विचारक, समालोचक एवं निबंधकार। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वह साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, शोध और बोध आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि दक्षिणी भारत में जन्म होते हुए भी यह हिंदी और तेलुगु भाषा के जो अहिंदी भाषा क्षेत्र है, फिर भी इन्होंने हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर या आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में काफ़ी दिन तक अध्यक्ष रहे। एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और निबंधकार के रूप में हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए यह सदैव मित्रता अर्थात मित्रता बढ़ाने के लिए अर्थात दक्षिणी भाषा से लेकर के उत्तरी दक्षिणी भारत की भाषा और उत्तरी भारत की भाषा, यह दोनों को में मित्रता हो, इसलिए इनका सदैव प्रयत्नशील रहा। वैसे यह विशेष रूप से इनका जो प्राथमिक अध्ययन था वह तेलुगु भाषा में हुआ। बाद में धीरे धीरे इन्होंने हिंदी में उच्च शिक्षा ग्रहण किया, फिर संस्कृत का भी अध्ययन किया और आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में यह अध्यक्ष पद पर रहे। इनका ये हिंदी के प्रकांड पंडित और अत्यंत ही अर्थात स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विभिन्न व तुलनात्मक अध्ययन करके शोध कार्य भी इन्होंने लिखा। अभी जैसे कि आपको बताया गया है कि हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दोनों भाषा में तुलना करके दोनों भाषा के मैत्री संबंध को जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि साहित्य पर भी इनका पर्याप्त रुचि थी। इनका जो देहावसान है वह ऐसे दक्षिणी भारत में जन्म लेते हुए भी या उत्तरी भारत के प्रमुख मर्यादित भाषा हिंदी से अपना विशेष लगाव रखा और हिंदी के महान साधक के रूप में यह दक्षिणी भारत के एकमात्र पहले लेखक हैं जिन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत ही प्रयत्न किया। इनका निधन जो है वह 30 मार्च 2005 ईस्वी को हो गया। इनकी यहाँ भाषा और शैली के विषय में बताया गया है कि भाषा तो इनकी सरल किंतु परमार्मिक और सशक्त खड़ी बोली है, जिसमें इन्होंने विचारात्मक और गवेषणा का अर्थ होता है खोज करना, गवेषणात्मक, साथ ही साथ इन्होंने आलोचनात्मक, समीक्षात्मक और प्रश्नात्मक शैली आदि का इन्होंने प्रयोग किया। यह जो निबंध है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है भाषा और आधुनिकता। निश्चित रूप से भाषा के साथ साथ भाषा में आधुनिकता क्या लाना चाहिए, इससे संबंधित यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया निबंध है। इसमें तो आइए पाठ में लेखक क्या बता रहे हैं, भाषा में आधुनिकता का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, इसे देखें। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर माघ ने कहा होगा। माघ एक हिंदी के कवि हैं
जो संस्कृत के कवि हैं, और यह माघ कवि संस्कृत में इन्होंने लिखा है कि क्षणे क्षणे जन नवता मुकैति तदेव रूपम रमणीयताया। निश्चित रूप से यह सूक्ति इसीलिए लिखा गया है कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। जहाँ हमेशा नवीनता धारण किया जाए वही वास्तव में सुंदर है। इसीलिए माघ ने लिख दिया कि क्षणे क्षणे जन नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो क्षण क्षण में नवीनता को धारण करे वास्तव में वही सुंदर है। अर्थात सुंदरता का प्रतीक वही हो सकता है जो सदैव नवीन हो। इसीलिए हिंदी के कवि और कामायनी के रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर शीघ्र सुख है उनको धूल। अर्थात यह प्रकृति का नियम ही है कि जो सदैव नवीनता को धारण करते हैं, अर्थात पुराने बासी वस्तुओं को यह प्रकृति अपने रमणीयता में स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए माघ ने भी इस युक्ति को लिखा कि क्षणे क्षणे जन नवता मुपैति, क्षणे क्षणे क्षण क्षण में जन नवता मुपैति, जो नवीनता को धारण करे तदेव रूपम रमणीयताया, वास्तव में वही रमणीयता वही सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ यह कहना नहीं होगा कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए, चाहे वह किसी तरह का कोई क्षेत्र हो, उसमें अगर रमणीयता लाना है अर्थात सुंदरता लाना है तो नित्य नूतनता की आवश्यकता है। प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ नवीनता चाहिए, क्योंकि नवीनता का नाम ही सुंदरता है। आगे देखें कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्य आश्रित है। यह नवीनता और नूतनता एक दूसरे और नित्य नूतनता एक दूसरे पर आश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती, अर्थात जहाँ सुंदरता नहीं उसे व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। इसीलिए कहा गया कि रमणीयता के अभाव में कोई चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि होती है, अर्थात वह मौलिक है, वह क्योंकि नित्य है और नवीन है, तो नित्य नवीनता जो है, नित्य नूतनता सर्जक अर्थात निर्माण करने वाले की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिकता सूचित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह नया नया मौलिक है, अर्थात इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, एकदम यह नवीन है, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उसकी मौलिक उपलब्धि का यह प्रमाण सिद्ध करता है। और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती, अर्थात नवीनता के बिना, नित्य नूतनता के बिना, सुंदरता के बिना कोई भी वस्तु जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती, नहीं होती है। इसलिए सदैव नवीनता को यह समाज, यह दुनिया, यह जो जनता है वह सदैव नवीनता को धारण करती है, क्योंकि वही क्या है, सुंदर है, रमणीय है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, अर्थात पुरानी परंपराओं पर, सड़ी गली मान्यताओं पर जब समाज जकड़ जाता है, उसमें कुंठित हो जाता है, तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ने में अक्षम होता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर लीक अर्थात रास्ता, जो परंपरा से प्राप्त हो उसी रास्ते पर चलना, पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। अर्थात नवीनता के अभाव में यदि व्यक्ति समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, तो भाषा में भी निश्चित रूप से जो अगर उसमें नया चीज नहीं है तो जन चेतना को वह गति देने में असमर्थ हो जाएगी। अर्थात ऐसी भाषा परंपरागत शैली पर ही रह जाएगी, पुरानी रीतियों पर ही टिकी रह जाएगी। उसमें कुछ नवीनता यदि नहीं है तो वह निश्चित रूप से जनता की चेतना को वह गति देने में असमर्थ होती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, अर्थात हम भाषा के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति अर्थात साधन के रूप में हम भाषा को स्वीकार करते हैं। अभिव्यक्ति के लिए जब जो साधन है
वह एकमात्र भाषा ही है। हम अपनी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही दूसरे तक व्यक्त कर सकते हैं और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्पित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, अर्थात युग के अनुसार समय समय पर परिवर्तित होते हुए वह विभिन्न प्रकार के नए नए चीज़ों को, नए नए मुहावरों को वह ग्रहण करके और उसमें कुछ नवीनता लावे जिससे जन चेतना उसके प्रति आकर्षित हो। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, अर्थात निश्चित रूप से भाषा का प्रयोग सामाजिक भाव प्रकटीकरण, समाज में अपने भाव को प्रकट करने के उद्देश्य से ही उसकी सुबोधता अर्थात जो आसानी से सबको समझ में आ जाए, इसके लिए वह उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जा सकती, अर्थात भाषा का उपयोग दूसरे किसी क्षेत्र में नहीं बल्कि भाव को प्रकट करने का एकमात्र भाषा माध्यम बनाया जाता है। इसलिए यह सभी व्यक्ति के लिए जरूरी है और दूसरे किसी क्षेत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी उपयोगिता की सार्थकता सामयिक सामाजिक चेतना में, अर्थात समय के अनुसार सामाजिक जो चेतना है उस चेतना में प्राप्त दृष्टव्य अर्थात दिखाई देने के लिए अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं अर्थात जिसके अनेक अर्थ हो, ऐसी दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। अर्थात समय समय पर हम इसमें जो दुरूहता आ गई है उसके उपाय ढूंढें और उसे दूर करने का प्रयास करें तो भाषा में निश्चित रूप से नवीनता आएगी और वह सामाजिक चेतना का एक माध्यम बन सकेगा। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो व्यवसाय के रूप में अन्य देश से, अन्य जात से, अन्य समाज से वह हमारी हिंदी भाषा में या किसी अन्य भाषा में समाहित होते हैं और वही हमारी नए भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। अर्थात अन्य जातियों के संपर्क में भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों को सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त होते तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा को में स्वीकार करने में किसी भी भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति करता है। वह भले ही दूसरे भाषा का शब्द है लेकिन हमारी भाषा में समाहित होकर हमें एक अर्थ बोध कराता है, हमारी जो सुगमता है उसमें वह सक्षम होता है। इसलिए उसे स्वीकार करने में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। ऐसे शब्दों के आ जाने से अर्थात आस पड़ोस से उपस्थित शब्द जो हमारी भाषा में आकर हमारी भाषा की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दे, हमारी भाषा की नवीनता को और अधिक बढ़ा दे, तो उसे हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है कि जब वह भाषा में सजीवता अर्थात वह आवे तो वह पूर्णतः आत्मसात करके अर्थात उसको नकारा न जाए बल्कि उसे स्वीकार करके उसका प्रयोग किया जाए। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं कि जिसे हम अपने पूर्वजों से रख दिए और उसे ज्यों का त्यों म्यूजियम में सजा करके रख दिए कि यहीं तक हमारी भाषा सीमित रहेगी, तो उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नई चीजों को जोड़ करके आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। अर्थात यह म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं कि हमारे वहाँ ऐसी भाषा थी बस वहीं तक उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, बल्कि उसे स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जिसमें नवीन चीजों को जोड़ करके, नवीन शब्दों को जोड़ करके, नवीन अर्थों को जोड़ करके, नवीन प्रयोगों को जोड़ करके, नवीन मुहावरे और लोकोक्तियों को जोड़ करके उसमें गति देना ही भाषा की आधुनिकता है, वही भाषा की नवीनता है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। अर्थात वह म्यूजियम की वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती बल्कि सदैव वह नित्य नूतनता को धारण करने वाली है जिसमें वह गति को प्राप्त करे और यही गति भाषा की आधुनिकता कहलाती है।
भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है, अर्थात हमारी संस्कृति हमारी भाषा पर निर्भर करती है। भाषा के द्वारा संस्कृति और संस्कृति के द्वारा भाषा, यह दोनों का एक दूसरे से अपना एक अटूट संबंध है। संस्कृत परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, अर्थात हमारी संस्कृति हमें परंपरा से प्राप्त तो होती है, निकल करके आती है, परंतु प्रयत्नशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, अर्थात जो नए नए आविष्कार होते हैं विज्ञान की दुनिया में या किसी दूसरे देश के कल कारखानों की दुनिया में, जो नए शब्द आते हैं हम उन शब्दों को अपने प्रभाव में लेकर के वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत जो सांस्कृतिक हलचल है ऐसे शब्द के रूप में भाषा में हमें पर्याप्त हमारी पुरानी भाषाओं में वह उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना हमारा कर्तव्य बनता है। यही भाषा की आधुनिकता होगी और इसके लिए नए प्रयोग की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, अर्थात सदैव नए नए शब्द आप देखे होंगे शब्दों के प्रयोग में कि टेक्नोलॉजी शब्द जो अंग्रेजी का है हमारे हिंदी में तकनीकी के रूप में कितना अच्छा ढंग से वह व्यापक अर्थ देने में सफल है, उसे हमें ज्यों का त्यों स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। यह एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा गया कि ज्यों ज्यों नई वस्तुओं का आविष्कार होगा, नए शब्द बनेंगे और वह नए शब्द हमारी भाषा में उसे स्वीकार किया जाए तो भाषा में अनायास ही गति आएगी। नहीं तो अगर परंपरागत कुछ सड़ी गली रूढ़ियों पर चल करके हम भाषा को आगे बढ़ाना चाहें तो निश्चित रूप से भाषा आगे नहीं बढ़ सकेगी, हम सीमित हो जाएंगे। इस उद्देश्य से हम यह कहेंगे कि यह योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। सदैव हमारे अंदर नए भाव को दूसरे तक पहुंचाने की जो खोज है वह नए नए शब्दों के द्वारा होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता है। आगे अगले भाग अगले दिन आप लोगों को दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।